Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 15 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्योंकि आज वेडनेसडे है तो हमारा रिवीजन पार्ट नहीं रहेगा, रादर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेड। तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19th सेशन हाल ही में कहाँ पे कंडक्ट किया गया, आपको ये बताना है। तो हाल ही में ये सेशन कन्वीन हुआ है न्यूयॉर्क में। यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या था, ग्लोबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को फॉस्टर करना, उसके कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के मैटर्स पे बात करना। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2000 में और इसमें सभी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इंक्लूडेड हैं और सारी की सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इसमें होती हैं। और याद रखिएगा इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और ये रिपोर्ट किसको करेगी, जनरल असेंबली को। फाइन, ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट को बॉल्स्टर करना फॉरेस्ट इश्यूज के लिए और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19th सेशन कहाँ पे हुआ है, योर आंसर इज न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर कॉलिन मुनरो who recently announced his retirement from international cricket belongs to which country? क्रिकेटर कॉलिन मुनरो जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, आपको ये बताना है। तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं आफ्टर अ 123 मैच कैरियर विद द ब्लैक कैप्स। ठीक है, लास्ट टाइम इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए खेला था 2020 में और ये पार्ट नहीं थे 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के। मुनरो जो है ये फोकस करेंगे हम फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट पे, जिसमें ये ब्रिस्बेन हीट को कैप्टन करेंगे इन द ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग। और ये टूर्नामेंट होगा वेस्ट इंडीज में, कब से कब तक, फ्रॉम 1st to 29th जुलाई। ठीक है, ना सिर्फ वेस्ट इंडीज में बल्कि यूएस में भी। तो यहाँ पे बस हमें सिंपली याद रखना है कि क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से और ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे, आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, What is Hermes 900 recently seen in the news? Hermes 900 क्या है, आपको ये बताना है। तो ये एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, दैट इज ए ऑप्शन। तो इंडियन आर्मी और नेवी मिलके रिसीव कर रहे हैं हर्मीस 900 ड्रोन्स को, जिसको आप दृष्टि 10 के नाम से भी जानते हैं, जिससे कि हम सर्विलांस कैपेबिलिटीज को अपनी इन्हांस कर सकें। हर्मीस 900 एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल सिस्टम है और ये जो है एक तरह का मल्टी मिशन केपेबल है विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 350 kgs। ठीक है, तो ये एरिया डोमिनेंस को फैसिलिटेट करता है, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकनेंस वगैरह इसमें इंक्लूडेड है और ये इनेबल करेगा इंटीग्रेटेड मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी सेंसर ऑपरेशन को। ठीक है, तो हर्मीस 900 क्या चीज़ है, ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में इंडिया और मोल्डोवा कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि वीजा फ्री ट्रेवल परमिट किया गया है फॉर द होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। ठीक है, इस डील का पर्पस क्या है, बायलैटरल रिलेशंस को बॉल्स्टर करना। और जनवरी में अगर आपको याद हो तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था मिहाई पोप्सोई को। ठीक है, मिहाई पोप्सोई कौन है, ये मोल्डोवा के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ ही मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ने किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ अपना जो वीजा वेवर एग्रीमेंट है फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उसको साइन कर लिया है, तो ये कंट्री है मोल्डोवा। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ डीप वाटर बेसिन दैट फॉर्म्स अ नेचुरल सी लिंक बिटवीन विच टू सीज। गल्फ ऑफ एडन जो आजकल चर्चे में है, ये एक डीप वाटर बेसिन है जो कि एक नेचुरल सी लिंक फॉर्म करता है किन दो सीज के बीच में, आपको यहाँ पे ये बताना है। आंसर है रेड सी एंड अरेबियन सी, दैट इज ए ऑप्शन। तो पायरेट का जो रिसेंट असॉल्ट था इन द गल्फ ऑफ एडन, उसकी वजह से एक मैटर ऑफ कंसर्न सामने आ चुका है। तो गल्फ एक्ट करता है एज अ क्रूशियल मैरीटाइम कॉरिडोर जो कि रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और इसका नाम जो है वो यमन के पोर्ट के ऊपर रखा गया है क्योंकि यमन में एक पोर्ट मौजूद है जिसका नाम है एडन। ठीक है, तो सोमालिया जो है ये इसके साउथ में पड़ता है और यमन कंट्री जो है वो नॉर्थ में पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा अरेबियन सी इसके ईस्ट में है और जिबूती वेस्ट में है। फाइन, तो जो प्रोमिनेंट शेबा रिज है वो इसकी टेरेन को कैरेक्टराइज करता है, जिससे कि ये इंडियन ओशन रिज सिस्टम को एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन एक डीप वाटर बेसिन है जो कि एक नेचुरल सी लिंक की तरह काम करता है बिटवीन रेड सी एंड अरेबियन सी।
Recently, Japan collaborated with which country on a hypersonic missile intercepting system called as GPI project? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएस। जापान यूएस जीपीआई प्रोजेक्ट का एम क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना, और जो भी मॉडिफाइड मिसाइल्स हैं फ्रॉम यूएस नेवी शिप्स वो टारगेट करती हैं हाइपरसोनिक वेपन्स को अपने वल्नरेबल ग्लाइड फेज में। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो मैक 5 स्पीड्स को एक्सीड करती हैं विथ नियरली 4000 एमपीएच। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली याद रखिएगा कि जापान ने यूएस के साथ कोलैबोरेट किया है ऑन हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम नेम्ड एज जीपीआई प्रोजेक्ट। Recently, which country became the first nation to lose all of its glacier? कौन सी कंट्री पहली नेशन बन चुकी है जिसने अपने सारा ग्लेशियर खो दिया है? ये कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक लास्ट ग्लेशियर मौजूद था जिसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर, लेकिन अब ये भी खो चुका है। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने डिक्लेयर किया है कि ये बहुत ही छोटा है टू बी क्लासिफाइड एज ए ग्लेशियर, और अब इसको सिर्फ और सिर्फ आइस फील्ड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अब तक ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑल्दो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि लगभग 10 हेक्टेयर्स जो है ये एक क्राइटेरिया है अगर किसी भी ग्लेशियर को हमें ग्लेशियर डिक्लेयर करना है तो। ठीक है, अदरवाइज फिर वो ग्लेशियर नहीं कहलाएगा बल्कि एक आइस फील्ड कहलाएगा। तो वेनेजुएला पहला नेशन हो चुका है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं। नेक्स्ट है डिजीलॉकर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? डिजीलॉकर किस मिनिस्ट्री का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। डिजीलॉकर को इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, कब? 2015 में, और ये सर्व करता है एज अ सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स अब एक्सेस कर सकते हैं अपने स्कोर्स को और वेरीफाइड मार्कशीट्स को। ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक तरह का प्लेटफॉर्म है विथ स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है कि आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में रख सकें और जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पेपर फ्री हो सके, और डॉक्यूमेंट्स को इशू किया जाता है वाया डिजीलॉकर, और जो भी डॉक्यूमेंट्स इशूड होंगे वाया डिजीलॉकर उनकी इक्विवेलेंस फिजिकल कॉपीज के बराबर होगी। ठीक है, तो ये ऐप सपोर्ट करता है पासपोर्ट एप्लीकेशंस को, साथ ही आइडेंटिफाई करता है वेरिफिकेशन को, और जिससे कि कन्वीनियंस इनहांस हो सके और एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके। तो डिजीलॉकर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। Recently, which country is on the verge of a dramatic change to its immigration policy that could reverberate from the dense Darien jungle to the US border? ये कंट्री है पनामा, जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ये कनेक्ट करती है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, और फिलहाल ये पॉइज्ड है फॉर अ सिग्निफिकेंट इमिग्रेशन पॉलिसी शिफ्ट, जिससे कि पोटेंशियली इम्पैक्ट पड़ेगा इनके डेंस डेरियन जंगल को टू द यूएस बॉर्डर। ठीक है, तो इसकी बॉर्डर में क्या क्या आता है? कोस्टा रिका है और कोलंबिया वगैरह है, और यहाँ पे फेमस पनामा कैनल भी मौजूद है, और इसमें डाइवर्स पॉपुलेशन मौजूद है विथ वास्ट रेन फॉरेस्ट। पनामा की कल्चरल जो इकोनॉमी है उसमें रेन फॉरेस्ट आता है। इसके अलावा इसमें यूरोपियन, इंडिजिनस, अफ्रो कैरिबियन और ग्लोबल इमिग्रेंट इन्फ्लुएंसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज पनामा। ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। Which two countries recently carried out the 7th edition of the joint military exercise, जिसका नाम है शक्ति? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया एंड फ्रांस, दैट इज डी ऑप्शन। ये शक्ति जो है ये एक बाइनियल इवेंट है बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच फोर्सेस। हाल ही में ये स्टार्ट हो गया था उमरोई में। ठीक है, उमरोई कहाँ पे है? मेघालय स्टेट में। 13 मई को स्टार्ट हुआ है और ये 26 मई तक चलेगा, और इसको अटेंड किया है डिफरेंट डिग्निटरीज ने। इसका पर्पस क्या है? ज्वाइंट प्लानिंग और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट फॉर वॉर सिनेरियोज। शक्ति हर साल जो है वो अल्टरनेट होती है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस वेन्यू के लिहाज से, और यहाँ पे पर्पस क्या है? कोऑपरेशन को इन्हांस करना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना और इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना, वाइल शेयरिंग द कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस इन काउंटरिंग द टेररिज्म। ठीक है, तो एक्सरसाइज शक्ति से कौन सी दो कंट्रीज एसोसिएटेड हैं? इंडिया और फ्रांस। इस साल के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? उमरोई, मेघालय। Which country recently passed the bill that permits prisoners to join military? कौन सी कंट्री ने हाल ही में एक बिल पास किया है जिसके बाद वहां के रहने वाले जो प्रिजनर्स हैं वो मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हैं? तो ये है यूक्रेन की पार्लियामेंट। इन्होंने एक बिल अप्रूव किया है जिसमें कि कुछ सेलेक्टेड प्रिजनर्स को परमिट किया गया है कि वो मिलिट्री को ज्वाइन कर सके हैं। रीजन क्या है? यहाँ पे ट्रूप्स की शॉर्टेज हो गई है, और इस लेजिस्लेशन के थ्रू पार्टिसिपेशन को लिमिट किया गया है ऑल्दो टू सर्टेन प्रिजनर ग्रुप्स विथ लेस दैन 3 years लेफ्ट ऑन देयर सेंटेंस। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रिजनर्स जिनका अब सिर्फ 3 साल या 3 साल से कम टाइम बचा है जेल में, सिर्फ वही लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें बहुत कंसर्न है फिलहाल, और ये बहुत
मैटर ऑफ डिबेट बन चुका है अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनसर्टेनिटी, लेकिन यूक्रेन जो है वो रशिया के एग्रेशन को अब और कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा है और उसे जो है और ज़्यादा ट्रूप्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि उन्होंने मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है अपने कंट्री में। तो आंसर है यहाँ पे यूक्रेन। यूक्रेन ने ये बिल पास किया जिसके बाद प्रिजनर्स को परमिट किया गया है कि वो मिलिट्री को ज्वाइन कर सकें। Recently, the central government has permitted the exports of 14,000 tons of non-basmati white rice to which country? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में परमिट किया है 14,000 टन ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस किस कंट्री के लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है 14,000 टन ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट मॉरिशस कंट्री के लिए, और ये एक रिवर्सल है क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में हमने इस चीज़ पे बैन लगाया था ताकि डोमेस्टिक प्राइसेस यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकें और फूड सिक्योरिटी इन्हांस हो सके। तो एक्सपोर्ट्स अब फैसिलिटेट होंगे थ्रू नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड एज पर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका एक्सपोर्ट परमिट कर दिया है मॉरिशस कंट्री के लिए। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024? इसके लिए थीम क्या है इस साल की? सबसे पहले इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को हमने सेलिब्रेट किया और इस साल की हमने थीम रखी है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, तो इस दिन हम ऑनर करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लेगेसी को। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस सेलिब्रेशन को और बढ़ा के नेशनल नर्सेज वीक जो है वो मनाती हैं और इस दिन हम नर्स के क्रिटिकल रोल के ऊपर फोकस डालते हैं इन द हेल्थ केयर सेक्टर, जिससे कि उनके अंडर वैल्यूएशन को कम्बैट किया जा सके। ठीक है, तो इस थीम के थ्रू हमने हाईलाइट किया नर्स के इम्पैक्ट को ऑन ग्लोबल इकोनॉमी और जो ज़रूरत है हमें इन्वेस्टमेंट की इन दिस प्रोफेशन फॉर बेटर हेल्थ आउटकम। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को होता है। इस साल की हमने थीम क्या रखी है? आंसर है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। Recently, which space organization successfully tested a liquid rocket engine made with the help of 3D printing? कौन सी इसमें से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट कर लिया है एक लिक्विड रॉकेट इंजन को जो कि बना हुआ है विद हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन इसरो। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया एक लिक्विड रॉकेट इंजन को जो कि बना हुआ था वाया 3D प्रिंटिंग। इसरो ने इसके लिए यूटिलाइज किया है PS4 इंजन को जो कि एम्प्लॉय किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 4th स्टेज में। ठीक है, अपने एडवांसमेंट के लिए। और 3D प्रिंटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करता है लेयर बाय लेयर फ्रॉम कंप्यूटर जनरेटेड डिजाइन। इससे जो है कंपोनेंट्स कम लगते हैं और पहले इसमें 14 कंपोनेंट्स लगते थे लेकिन अब सिर्फ एक लग रहा है और इसकी वजह से 19 वेल्ड जॉइंट्स एलिमिनेट हो गए, 97% ऑफ रॉ मटेरियल सेव कर लिया गया और जो प्रोडक्शन टाइम था वो भी 60% तक कट डाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इसरो। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक लिक्विड रॉकेट इंजन जिसको कि 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिखाइल मिशुस्तिन हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से रीअपॉइंट किया है इनको एज द रशिया के प्राइम मिनिस्टर और इसी के साथ ये टेक्नोक्रेटिक लीडरशिप कंटिन्यू एक बार फिर से हो रही है। तो ये फॉर्मर हेड ऑफ रशियाज टैक्स सर्विस भी रह चुके हैं और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अपने कैबिनेट मेंबर्स को रिटेन कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बस ये याद रखना है कि रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर या न्यूली अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर कौन है? आंसर है मिखाइल मिशुस्तिन। देखिए, इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन और है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने IIT भुवनेश्वर के साथ कोलैबोरेट किया है जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के सेक्टर में कुछ एडवांस रिसर्च की जा सके। ठीक है, न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में बल्कि AI ड्रिवन सर्विलांस में और पावर सिस्टम रेडार सिस्टम वगैरह में। तो DRDO ने सैंक्शन किए हैं टोटल 9 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द ECS क्लस्टर टू IIT भुवनेश्वर और इसके अलावा 7 और हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं जिनको कि अप्रूवल जल्द ही मिल जाएगा और इसके लिए 18 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट या एक फंड तैयार किया गया है। तो इस पार्टनरशिप का पर्पस क्या है? इंडिया की कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना डिफेंस टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन को फॉस्टर करना हमारे क्रिटिकल एरियाज में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO ने किस IIT के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर अंडरटेकिंग AI ड्रिवन सर्विलांस एंड अदर प्रोजेक्ट, योर आंसर वुड बी IIT भुवनेश्वर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। जो लोग भी यहाँ पे नए हैं मैं उनको बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर कोई इनको PDF फॉर्मेट में चाहता है, उनको पढ़ना चाहता है, तो फिर वो इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हमने इसके लिए रखे हैं। ठीक है,
चलिए फिर आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Sahadsana signing off.